एक तरफ विपक्ष है जिसका चुनाव प्रचार अभियान शुरू होना तो दूर, उनके कैंडिडेट ही अब तक तय नहीं हो पा रहे। ऐसा लगता है कि उन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। ऐसा लग रहा है कि कोई चुनाव ही नहीं लड़ना चाहता। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसके लिए पीएम मोदी ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी और उधर बीजेपी के कैंडिडेट भी तैयार हो चुके हैं। बीजेपी की तीसरी लिस्ट कभी भी आ सकती है कहा जा रहा है। बीजेपी पहले ही 2 लिस्ट जारी करके 265 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग में ही उलझा हुआ है, जबकि बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी लगभग फाइनल हो चुकी है, बता रहे सूत्र, जो कभी भी जारी हो सकती है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है क्योंकि इस लिस्ट में कई बड़े चेहरों के टिकट काटे जा सकते हैं। कई चौंकाने वाले नाम शामिल हो सकते हैं। कल ही उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैठक हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हुए थे। मैंने आपको कल बताया था कि योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए थे। अमित शाह के लिए कहा जा रहा है कि वो तो रात 2:30 बजे बैठक से निकले। कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जिसमें फाइनल लिस्ट पर मुहर लग जाएगी। लेकिन अभी तक जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि इस तीसरी लिस्ट में किस किस को टिकट मिल सकता है और किस किस का टिकट कट सकता है, उसके बारे में आपको बताता हूं। मेरठ से कुमार विश्वास को टिकट की चर्चा बड़े जोरों से चल रही है कि कुमार विश्वास को हो सकता है बीजेपी मेरठ से कैंडिडेट बना दे। लेकिन इसी बीच एक चर्चा यह भी चल रही है कि मेरठ से अरुण गोविल को भी टिकट मिल सकता है। यानी राम कथा करने वाले कुमार विश्वास या तो कैंडिडेट हो सकते हैं या प्रभु श्री राम की भूमिका निभाने वाले रामायण में अरुण गोविल को टिकट मिल सकता है मेरठ के अंदर। यह चर्चा बहुत तेज है और कल जब, या आज हो सकता है देर रात, या कल जब लिस्ट आएगी तो क्लियर हो जाएगा। रायबरेली से मनोज पांडे को टिकट मिलने की बड़ी चर्चा चल रही है। मनोज पांडे हाल ही में समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए हैं और कहा जा रहा है कि हो सकता है रायबरेली से उनका नाम। सोनीपत से पहलवान योगेश्वर दत्त को टिकट मिलने की चर्चा है। कुरुक्षेत्र से उद्योगपति नवीन जिंदल को टिकट मिलने की बातें चल रही हैं। उधर पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। कई लोग कह रहे हैं अच्छा है कट ही जाए, जितना ये बोल रहे थे इनको तो खुद ही कह देना चाहिए कि मैं टिकट नहीं लूंगा। लेकिन पीलीभीत से कहा जा रहा है कि जितिन प्रसाद को टिकट मिल सकता है। सुल्तानपुर से हालांकि मेनका गांधी को टिकट मिलेगा या नहीं यह अभी फाइनल नहीं है। कहा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वरुण का टिकट कट सकता है लेकिन हो सकता है मेनका को टिकट मिल जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं दोनों का टिकट कटना तय है। हालांकि सुल्तानपुर से राजेश्वर सिंह के नाम की चर्चा चल रही है। हालांकि कुछ सूत्रों के मुताबिक वरुण गांधी और मेनका गांधी में एक को टिकट मिलेगा। इसमें मेनका गांधी के चांसेस ज्यादा हैं। इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट सकता है। गाजियाबाद से वीके सिंह के साथ 2 नाम और रेस में बताए जा रहे हैं। यानी तीसरी लिस्ट को लेकर कई चौंकाने वाले ऐलान हो सकते हैं। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में वरुण गांधी का टिकट कटने की चर्चाएं हैं, तो वहीं वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ने की भी चर्चा है। आज ही अखिलेश यादव ने पीलीभीत में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। अब अटकलें लग रही हैं कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर वरुण गांधी को अखिलेश यादव पीलीभीत से इंडी गठबंधन का उम्मीदवार बना सकते हैं। लेकिन कई लोग यह भी कह रहे हैं कि वरुण गांधी कई बार मुखर होकर जिस तरह के विवादित बयान देते रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक के छिटकने की भी आशंका है। हो सकता है इसलिए वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी टिकट ना भी दे। इसी तरह से एक और नाम है जिसकी बड़ी चर्चा है, बृजभूषण शरण सिंह, जिनके खिलाफ पिछले साल महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए प्रोटेस्ट किया था। अब अटकलें लग रही हैं कि गोंडा की कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट सकता है। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनका टिकट कटने ना पाए। बृजभूषण शरण सिंह ये दावा कर चुके हैं कि उनका टिकट कोई नहीं काट सकता। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में रमेश बिदूड़ी का टिकट कट गया, प्रवेश वर्मा का टिकट कट गया और भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का टिकट कट गया, वैसे ही अगर बृजभूषण का भी टिकट कट जाए तो बहुत हैरानी नहीं होगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की जगह पर उनके ही परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिल सकता है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में किन बड़े नामों को मौका मिल सकता है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। कभी मुलायम सिंह यादव का गढ़ रही मैनपुरी सीट से उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव को उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं चल रही। बाराबंकी सीट से मौजूदा सांसद उपेंद्र रावत की जगह
नए चेहरे को मौका दिया जा सकता है। गाजीपुर सीट से जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के बेटे अनुभव सिन्हा को टिकट दिए जाने की चर्चा बहुत तेज चल रही है। देवरिया सीट से मौजूदा सांसद रमापति त्रिपाठी को दोबारा मौका दिया जा सकता है। कानपुर सीट से मौजूदा सांसद सत्यदेव पचौरी का टिकट कट सकता है। हालांकि इस सीट पर सत्यदेव पचौरी की बेटी नीतू सिंह और सतीश महाना के नाम की भी चर्चा है। वहीं सहारनपुर सीट पर पूर्व मंत्री सुरेश राणा और राघव लखनपाल टिकट की रेस में। इधर आप कांग्रेस की तैयारी देखिए। बीजेपी को लेकर जो खबरें हैं वो हमने आपको बता दी। कांग्रेस की तैयारी क्या है भाई? दिल्ली में कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, सीईसी की, जिसमें कई राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा हुई। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 11 राज्यों की करीब 60 सीटों पर चर्चा की खबर है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक के गुलबर्गा से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद को टिकट मिलने की बातें चल रही। वहीं बंगाल की 8 सीटों पर नाम तय हो गए हैं। दोनों सिटिंग सांसदों को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि चंडीगढ़ को लेकर फैसला नहीं हो पाया। लेकिन कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बड़ी खबर यह रही कि राहुल गांधी इसमें पहुंचे ही नहीं। यानी कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम तय हो रहे हैं और राहुल गांधी उस बैठक से गायब है। यह तो गंभीरता है राहुल गांधी की चुनाव को लेकर। एक तरफ कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए मंथन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जिनको टिकट दे रही है वो टिकट लौटा दे रहे हैं। कांग्रेस ने गुजरात की अहमदाबाद ईस्ट लोकसभा सीट से रोहन गुप्ता को टिकट दिया था। रोहन गुप्ता कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। रोहन गुप्ता ने चुनाव लड़ने से ही इंकार कर दिया, बोले कि उनके पिता की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाए। रोहन गुप्ता ने यह भी कहा कि उनकी जगह कांग्रेस जिसको भी टिकट देगी वो उसका समर्थन करेंगे। सुनिए रोहन गुप्ता को, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे राहुल गांधी शक्ति के फेर में फंस गए हैं और पीएम मोदी शक्ति अम्मा का सम्मान कैसे कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था। मेरे पिता करीब 3 दिन से हॉस्पिटलाइज थे, कहीं ना कहीं वो कन्विंस नहीं हो रहे थे। 15 साल पहले उनका बाईपास हुआ था। मैं कन्विंस करने का मैंने बहुत प्रयास किया, हमारे सारे साथियों ने प्रयास किया। मेरे उसमें भी कहा कि जो भी व्यक्ति को पार्टी टिकट देगी उसको तन मन धन से मैं पूरी तरह से उनका समर्थन करूंगा। तो ये प्योरली, इसमें कोई राजनीति को ना जोड़ा जाए, मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है। एक तो कांग्रेस अपने कैंडिडेट तय नहीं कर पा रही, जो कैंडिडेट तय हो रहे हैं वो भी मैदान छोड़ रहे हैं। उधर बीजेपी जिसकी तैयारी इस तरह की है कि जिन इलाकों में बीजेपी कमजोर रही है वहां पर बीजेपी को मजबूत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे। इस बार पीएम मोदी का खास तौर पर फोकस दक्षिण भारत पर है, क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी की सीटें कम आई थी और पीएम मोदी यहां से भी बीजेपी की सीटें बढ़ाना चाहते हैं। पीएम मोदी पिछले 5 दिनों से दक्षिण भारत को मथ रहे हैं। इन 5 दिनों में पीएम मोदी ने तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का तूफानी दौरा किया। लगातार विपक्ष के हमले को ही हथियार बनाकर उन्हीं पर पलटवार कर दे रहे हैं। भाई मौका तो राहुल गांधी ने ही दिया अपने बयान में शक्ति और हिंदू धर्म को लेकर जो कह दिया, और नरेंद्र मोदी ने पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच आज तमिलनाडु के सेलम की रैली में पीएम मोदी ने नारी शक्ति का फिर सम्मान किया। सेलम में रैली के मंच पर पीएम मोदी ने 11 शक्ति अम्माओं को सम्मानित किया। बताया जा रहा है कि शक्ति के रूप में आई ये महिलाएं पीएम मोदी के स्वागत के लिए पहुंची थी और जब प्रधानमंत्री की नजर उन पर पड़ी तो प्रधानमंत्री ने उन्हें मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। ये देखिए। इसके बाद सेलम की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं पर बार बार हिंदू धर्म का अपमान करने का आरोप लगाया। सेलम की रैली में पीएम मोदी ने किस तरह इंडी गठबंधन को निशाने पर लिया, सुनिए। फिर बताता हूं कि राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या भविष्यवाणी कर दी। इंडी अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके, कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी नहीं करता। किसी और धर्म के खिलाफ इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते।
ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे ऐसा हो सकता है? इन्होंने तमिल संस्कृति के प्रतीक पवित्र सेंगोल की संसद में स्थापना का विरोध किया। पवित्र सेंगोल यहां के मठों से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने शक्ति को खत्म करने की सोच रखने वालों को चुनाव में सबक सिखाने की अपील की। शक्ति वाले बयान पर पीएम ने क्या कहा, जरा इसको भी सुनिए, और फिर पीएम अचानक भावुक क्यों हो गए, यह भी दिखाऊं। हमारे शास्त्र साक्षी है कि विनाश उनका होता है जो शक्ति को खत्म करने का विचार रखते हैं। ऐसे खतरनाक आइडियाज को हराने की शुरुआत 19 अप्रैल को सबसे पहले मेरा तमिलनाडु करेगा। तमिलनाडु सुब्रमण्य भारती जैसे महान व्यक्तित्व की धरती है। सुब्रमण्य भारती ने अपनी कविताओं में शक्ति स्वरूप में भारत मां की उपासना की थी। इससे पहले सेलम में भाषण देते हुए पीएम मोदी बीजेपी के कार्यकर्ता को याद करते हुए भावुक हो गए। पीएम मोदी ने 10 साल पहले मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता रमेश को श्रद्धांजलि दी। बीजेपी कार्यकर्ता को याद करते हुए पीएम इतने भावुक हो गए कि कुछ देर तक उनसे बोला ही नहीं गया और करीब 1 मिनट तक अपना भाषण उन्हें रोकना पड़ा। अब तमिलनाडु में सेलम के रहने वाले बीजेपी के उस नेता के बारे में भी जान लीजिए जिसे याद कर पीएम भावुक हो गए। बीजेपी नेता रमेश की जुलाई 2013 में उनके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। पेशे से ऑडिटर रमेश उस वक्त तमिलनाडु बीजेपी के महासचिव थे। ऑडिटर रमेश 1978 से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। हत्या के बाद उनकी मां को इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। बीजेपी कार्यकर्ता को याद करते हुए पीएम ने क्या कहा, और फिर केरल में पीएम के रोड शो में उमड़ी भीड़ की झलक भी दिखाओ। पार्टी के लिए रमेश दिन रात काम करने वाला हमारा साथी था। वो अच्छे प्रवक्ता थे, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। मैं उन्हें आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तमिलनाडु पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने केरल के पलक्कड़ में रोड शो किया। रोड शो के लिए पीएम मोदी फूलों से सजी खुले छत वाली गाड़ी में सवार होकर निकले। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी हुई दिखाई। ये केरल है बॉस, केरल। करीब 1 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान लोग पीएम मोदी पर फूल बरसाते रहे, उनके समर्थन में नारे लगाते हुए सुनाए। जितनी मेहनत पीएम मोदी दक्षिण भारत में कर रहे हैं उसका क्या असर हो सकता है, यह भी आपको बताता हूं। टाइम्स नाउ न भारत के सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु में बीजेपी को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2019 में उसका खाता तक नहीं खुला था। केरल में बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, 2019 में उसका खाता भी नहीं खुला था। आंध्र प्रदेश में एनडीए को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं, 2019 में यहां भी खाता नहीं खुला था। तेलंगाना में एनडीए को 4 से 6 सीटें मिल सकती हैं, 2019 में बीजेपी को यहां 4 सीटें मिली थी। कर्नाटक में कहा जा रहा है कि एनडीए को 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, 2019 में एनडीए को यहां पर 25 सीटें मिली। आप यह भी देखिए कि पीएम मोदी न सिर्फ कमजोर सीटों पर फोकस कर रहे हैं, बल्कि एनडीए का विस्तार भी कर रहे हैं। लगातार क्षेत्रीय दल एनडीए में शामिल हो रहे हैं। आप आज की ही बात देखिए, सुबह तमिलनाडु की पीएमके पार्टी एनडीए में शामिल हो गई। एनडीए गठबंधन के तहत पीएमके तमिलनाडु की 10 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। वहीं दोपहर में एमएनएस नेता राज ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और यह लगभग तय हो गया कि राज ठाकरे की पार्टी एनडीए में आएगी। शाम होते होते झारखंड से खबर आई कि हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में आ गई। यानी एक ही दिन में एनडीए का परिवार देश के 3 राज्यों में और बड़ा हो गया। अब देखिए कि एनडीए का दायरा बढ़ने से क्या फायदा हो सकता है। सबसे पहले तमिलनाडु की पीएमके के बारे में आपको बताता हूं। तमिलनाडु विधानसभा में पीएमके चौथे नंबर की पार्टी है। विधानसभा में पीएमके के 5 विधायक,
2021 में हुए विधानसभा चुनाव में पीएमके को तमिलनाडु में 3.8% वोट मिला। बीजेपी के साथ गठबंधन में पीएमके को 10 लोकसभा सीटें दी गई। इस वक्त बीजेपी देश में कहीं भी कोई मौका नहीं छोड़ रही। जितने सहयोगी जुड़ सकते हैं उन सबको जोड़ रही है। महाराष्ट्र में एनडीए को राज ठाकरे के रूप में सहयोगी मिल गया। राज ठाकरे ने आज दिन में अमित शाह से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मराठी राजनीति के काट के रूप में राज ठाकरे बीजेपी के लिए विकल्प हो सकते हैं। राज ठाकरे के एनडीए में आने से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा वो भी समझिए। कहा जा रहा है कि राज ठाकरे के एनडीए के साथ आने पर एमएनएस को मुंबई साउथ की लोकसभा सीट दी जा सकती है। राज ठाकरे को फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता के तौर पर जाना जाता है और मुंबई में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में मुंबई साउथ सीट पर एनडीए को मजबूत उम्मीदवार मिल जाएगा। बीजेपी को उम्मीद है कि राज ठाकरे के एनडीए में आने से उद्धव ठाकरे गुट को कमजोर किया जा सकेगा और शिवसेना का गढ़ माने जाने वाले मुंबई में सेंधमारी करना आसान हो जाएगा। बीजेपी को मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में भी ठाकरे फेस का फायदा मिलने की उम्मीद है। बीजेपी को उम्मीद है कि राज ठाकरे की भाषण देने की शैली और उनका ठाकरे परिवार से होना फायदेमंद साबित हो सकता है। बीजेपी की नजर राज ठाकरे के वोट बैंक पर भी है। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमएनएस को एक सीट पर जीत मिली और उसे करीब 2.25% वोट मिला। सुनने में यह बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन जब बीजेपी 400 का टारगेट लेकर चल रही है तो उसके लिए एक एक वोट मायने रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए में राज ठाकरे के विरोध में कोई नहीं दिख रहा। शिवसेना शिंदे गुट तो कह रही है कि वो अगर राज ठाकरे आते हैं तो उनका स्वागत करेगी। सुनिए शिंदे गुट के नेता का बयान, फिर आपको बताऊंगा झारखंड में कैसे हेमंत सोरेन के परिवार में दरार पड़ गई। शिवसेना ने इसके पहले ही मनसे का स्वागत किया हुआ है और आप सभी को पता है शिवसेना की आइडियोलॉजी और मनसे की आइडियोलॉजी सेम है। दोनों ही बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के ऊपर आगे चल रहे हैं, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं। तो हमने पहले ही मनसे का स्वागत किया और माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने मनसे के प्रमुख राज ठाकरे साहब से इसके पहले भी 1-2 बार मुलाकात किए, तो हम उनका स्वागत ही करते हैं। सबसे बड़ी खबर तो झारखंड से आई, जहां हेमंत सोरेन के परिवार में ही फूट पड़ गई। सीता सोरेन, जो हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी है, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। सीता सोरेन ने कहा कि उनके पति और ससुर ने झारखंड के विकास का सपना देखा था, लेकिन वो सपना ही अधूरा रह गया, तो वो बीजेपी के साथ आ गई। सुनिए सीता सोरेन को, फिर आपको बताता हूं कि सीता सोरेन के बीजेपी में आने से झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। और मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ, उनकी ज़मीन बनाई हुई, और हम आज तक अछूते ही रहे हैं। सीता सोरेन के बीजेपी में आने का बड़ा असर यह होगा कि झारखंड में जेएमएम की सरकार पर खतरा पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से जेएमएम की सरकार तलवार की धार पर है। सीता सोरेन ने जेएमएम विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। बहुत मुमकिन है कि जेएमएम के दूसरे विधायक जो नाराज हैं वो सीता सोरेन की राह पकड़े। सीता सोरेन के बीजेपी में जाने से शिबू सोरेन परिवार में जो बगावत हुई है, उसका बड़ा नुकसान जेएमएम और इंडी गठबंधन को लोकसभा चुनाव में हो सकता है। सीता सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी बेटी को बीजेपी लोकसभा चुनाव का टिकट भी दे सकती है। सीता सोरेन के बीजेपी में जाने से झारखंड में जेएमएम के आदिवासी वोट बैंक में भी झटका लग सकता है। सीता सोरेन के इमोशनल कार्ड के जरिए बीजेपी को झारखंड में बड़ा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि सीता सोरेन लगातार इस बात से नाराज थी कि सोरेन परिवार में उनको अहमियत नहीं मिल रही, जबकि सोरेन परिवार की छोटी बहू और हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम की कुर्सी तक देने की बात चल गई थी। झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, बीजेपी को नए साथी मिल रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी अपने पुराने साथियों को भी वापस लाने में जुटी है। पंजाब को लेकर बातें चल रही हैं कि अकाली दल और बीजेपी का फिर से गठबंधन हो सकता है। 2019 के बाद से अकाली दल ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था और एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन अब पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सामने तीसरी ताकत के तौर पर अकाली दल और बीजेपी फिर से गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन पर बातचीत चल रही है और अगले कुछ दिनों में यह फाइनल हो जाएगा कि अकाली दल एनडीए में आएगा या नहीं आएगा। एक तरफ पंजाब में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन में जाने की तैयारी कर रही है,
दूसरी तरफ पंजाब में बीजेपी खुद को मजबूत भी कर रही है। आज एक बड़ा चेहरा बीजेपी में शामिल हुआ। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे तरनजीत सिंह संधू आज बीजेपी में शामिल हो गए। चर्चा है कि बीजेपी तरनजीत सिंह संधू को अमृतसर से उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी में शामिल होने के लिए दिल्ली आने से पहले तरनजीत सिंह संधू पिछले 15 दिनों से अमृतसर में रहकर लोगों के बीच जाकर उनकी राय जान रहे थे। वो अमृतसर से बीजेपी के मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं। तरनजीत सिंह संधू पिछले 10 सालों से पीएम मोदी के साथ काम कर रहे हैं और अमेरिकी कांग्रेस के साथ अच्छे संबंधों के लिए उनका बड़ा रोल रहा है। तरनजीत सिंह संधू को अमृतसर से पुराना उनका नाता है। उनके दादा तेजा सिंह समुंदरी एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के फाउंडर मेंबर थे, जबकि तरनजीत सिंह संधू के पिता बिशन सिंह समुंदरी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर रहे। तरनजीत सिंह संधू 1988 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और रिटायरमेंट से पहले अमेरिका में भारतीय राजदूत रहने के साथ ही विदेश मंत्रालय के कई अहम पदों पर काम कर चुके। सुनिए किस पीएम मोदी को किस लेकर जो हवा चल रही है उसके रुख को लेकर तरनजीत सिंह संधू कैसे बीजेपी में शामिल हुए, और उसके बाद आपको अमृतसर सीट के बारे में वहां का गणित बताऊंगा। जो इस टाइम हवा है, जो लहर है, इनफैक्ट आप विदेशी कंट्रीज की स्टेटमेंट्स भी देखें, उसमें काफ़ी क्लियर है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है।